अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क, ज़रख़ेज़ ज़मीनें, मेहनती किसान और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बावजूद हम मकामी ज़रूरत की 60% से ज़ायद दालें बैरून ममालिक से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे ज़रिए इदारों की सुस्त रवि का आलम यह है कि हम आज तक किसानों को दालें काश्त करने पर कायल ही नहीं कर सके। हम सालाना 3 खरब 31 अरब रुपए की दालें इंपोर्ट करते हैं, मगर किसानों को सहूलियात नहीं देते कि वो ये दालें मकामी सतह पर पैदा कर सके। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि दालों की पैदावार में क्या रुकावटें हायल हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा आपको दालों की पैदावारी टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाएगी और आपकी मुलाकात करवाई जाएगी पाकिस्तान के नामवर दालें पैदा करने वाले किसानों से। मगर उससे पहले दालों पर एक खुसूसी रिपोर्ट। मुख्तलिफ इकसाम की दालें एनर्जी और प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया समझी जाती हैं। जो लोग गोश्त नहीं खाते वो मतलूबा प्रोटीन की मिकदार पूरी करने के लिए दालों का इस्तेमाल करते हैं। एक वक्त था जब कहा जाता था कि दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, मगर साहिब अब तो दाल की कीमत भी मुर्गी के बराबर पहुंच चुकी है। अब गरीब क्या खाकर गुजारा करें? सफेद चना 450 रुपए फी किलो, दाल चना 330, दाल माश 350, लोबिया 350, दाल मूंग 450 और दीगर दालों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान में सालाना 13 लाख टन मुख्तलिफ दालों की खपत है, जबकि मकामी सतह पर सिर्फ 40% पैदा की जा रही हैं और बकिया 60% ऐसे ममालिक से इम्पोर्ट की जा रही हैं जो खुद को ज़रई मुल्क भी नहीं कहलाते। हमसाया मुल्क की बात करें तो वहाँ हर साल 28 मिलियन टन दालें पैदा की जाती हैं। डॉलर की वैल्यू बढ़ने से जहाँ हर चीज महंगी हुई, वहीं दालों की कीमतें भी 200% तक बढ़ गईं। अगर किसान मकामी तौर पर ये दालें पैदा कर लें तो गरीब आदमी भी दाल खा सकता है, वरना शायद ये डिश भी अब सिर्फ अमीरों के लिए मुख्तस हो जाए। पाकिस्तान की आबो हवा हर किस्म की दाल उगाने के लिए मौजू है, मगर किसानों को ज़रई इदारों की तरफ से ना तो आगाही दी गई और ना ही अमली तरबियत, जिसकी वजह से दालें काश्त करने की तरफ राग़िब भी ना हो सके। मिडिल मैन किसान से दालें इंतहाई सस्ते दामों खरीदता है, जबकि वही दालें मार्केट में डबल से भी ज्यादा कीमत में फरोख्त की जाती हैं, जिससे मुनाफा किसान को मिलने की बजाय मिडिल मैन की जेब में जा रहा होता है। दालें काश्त करना इंतहाई आसान काम है और पाकिस्तान भर का एनवायरनमेंट भी इस तरह का है कि मुख्तलिफ सीजन में मुख्तलिफ दालें काश्त की जा सके, मगर हम सिर्फ 5% ज़रई रकबे पर दालें काश्त करते हैं। पाकिस्तान में दालें काश्त क्यों नहीं हो रही, कीमतों का तयन कौन करता है, तहकीकी इदारे क्या कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए हम आपको फैसलाबाद में पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट लिए चलते हैं। इस वक्त हम पल्सिस इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार भी कम हो रही है और रकबा भी सुकड़ता जा रहा है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि तकरीबन जो है ना वो 13 लाख टन हमारी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है दालों की, जिनके अंदर जो है ना वो 7 लाख टन जो है वो चने की है और उसमें से हम पैदा कर रहे हैं तकरीबन 3.25 लाख। बाकी जो है वो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। में जो मसला सबसे ज़्यादा आ रहा है वो इस वक्त आ रहा है मसूर की दाल में और माश की दाल में। ये दोनों दालें लगती थी नारोवाल सियालकोट के इलाके के अंदर। वहाँ पे अब क्योंकि ट्यूबवेल लग गए हैं तो लोगों ने जो है ना वो दालें काश्त करनी कम कर दी हैं और वहाँ पे अब चने और गंदम की फसल जो है ना वो ज़्यादा काश्त हो रही है। चने में हमारा ये है कि चने में जो है वो ज़्यादा हमारे लग रहे हैं उधर रेतले इलाकों में, बखर के अंदर, मियाँ वाली के अंदर और लैया के अंदर। वहाँ पे अगर बारिश टाइम पे हो जाए तो हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, अगर बारिश ना हो तो फिर जो है ना वो पैदावार नहीं आती, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। सर ये फरमाइए कि हम ज़रई मुल्क होने का दावा करते हैं और ओवरऑल 60% दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 60%, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इदारे हैं, गवर्नमेंट है, किसान है? इसमें सबसे पहले तो जो है ना जी पॉलिसी है कि पॉलिसी हम बनाएं कि हमने खुद कफालत की तरफ जाना है और उसके लिए जो है ना हम आइडेंटिफाई करेंगे किस एरिया के अंदर दालें हो सकती हैं। सर ये 70 साल गुजर गए हैं, अभी तक हम पॉलिसी नहीं बना सके कि हमने दालें उगानी कहाँ हैं।
ये देखिए, फार्मर्स को जो लिबर्टी है वो इस पे आप कंसर्न नहीं लगा सकते कि आपने ये फसल लगानी और ये नहीं लगानी। किसान को एजुकेट किसने करना है? हमारा किसान तकरीबन 6.25% रकबा रिड्यूस हो रहा है पल्सीज के ज़रिए कास्ट जो था उसके ऊपर, कैश क्रॉप चली गई उसके ऊपर। तो किसानों को तो एजुकेट करेंगे तो वो कोई स्टेप लेगा। देखिए, गवर्नमेंट जो है ना वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके आ रही है। अजला के अंदर जो है ना हमने मसूर के जो है ना वो ट्रायल लगाए हैं, उसके अंदर जो है ना एक्सटेंशन के, पेस्ट वार्निंग के, रिसर्च के सब लोगों ने जो है ना वो फार्मर्स को ट्रेनिंग दी है, तकरीबन 80 से 100 फार्मर्स। और पैदावार भी किसानों को ये तरबियत ट्रेनिंग अगर 10 साल पहले भी दे दी जाती तो ये काम 10 साल पहले हो सकता था। देखिए, ज़रूरत के हिसाब से है। इस डिले का जिम्मेदार कौन है सर? मैं नहीं इस पे कुछ कह सकता। सर, प्राइस का मैकेनिज्म कौन तय करता है? जब किसान के पास होती है तो ये 8,000 में दाल बिकती है मन, और जब मंडी में जाती है स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिए के पास, तब ये 20,000 से ऊपर चली जाती है। ये मैकेनिज्म, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे गवर्नमेंट से हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है और आपके तवासत से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कम अज़ कम जो है ना दालों की इंडिकेटिव प्राइस मुतय्यन करे। सर, इंडिया में तमाम दालों के ऊपर सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? और क्या कभी आपने कोई पॉलिसी दी गवर्नमेंट को कि ये अगर हम प्रोजेक्ट दें, सपोर्ट प्राइस दें किसानों को, तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं दालों में? इसमें जो है ना फेडरल लेवल पे काफ़ी काम हुआ है। फेडरल्स पे जो है ना वो उनसे ये बात हुई है कि आप इसकी इंडिकेटिव प्राइस लेके आएँ। हुकूमती लेवल पे ये एक खला पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से ये मसाइल। सही बात है। इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि सूबे भी जो है ना इसकी इंडिकेटिव प्राइस दें और फेडरल गवर्नमेंट भी दे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वफाक और सूबों की कशमकश ज़राअत में भी मौजूद है, जिससे अल्टीमेटली पिस किसान रहा है। चने के बाद दाल माश सबसे ज़्यादा मिकदार में इंपोर्ट की जाने वाली दाल है, और इसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये है कि फ़ी एकड़ पैदावार सिर्फ 4.5 मन, इंतहाई मायूस कुन। माश दाल के माहिर आमिर हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है हमारी दाल माश जो है वो इतनी गिरावट का शिकार क्यों है? सर, ये माश की दाल बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव है क्रॉप ये, ठीक, और ये ज़्यादातर एरिया इसका नारवाल की साइड पर था, तो अब वहाँ पे लोग चावल पे शिफ्ट हो गए, इस वजह से एरिया इसका बहुत ना कम हो गया। नई पॉकेट कौन सी तलाश की जाए जहाँ हम दाल माश उगा सकें? बीजी खां की साइड पर, मुजफ्फरगढ़ की साइड पर और ये फैसलाबाद की साइड पर ये ढूंढ रहे हैं पॉकेट्स। अच्छा, इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरह किसान इसकी अच्छी पैदावार? इसकी साल में सर 2 फसलें होती हैं। जो इसकी फसल यानी मार्च में होती है उसकी पैदावार वो जुलाई वाली फसल से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें वो कीड़ों का अटैक कम होता है। इस पर ज़्यादा अटैक खरीफ की फसल में जो वाइट फ्लाई का होता है, उससे फिर येलो मोज़ेक ना वायरस इस पर अटैक करता है, उससे फिर ना पैदावार ना कम हो जाती है। अगर प्रोटोकॉल्स के साथ किसान ने ये काश्त की हो तो फ़ी एकड़ कितनी पैदावार आ सकती है? इसकी हमारी वैरायटी की 15 मन हमने पैदावार ली है, ठीक है। ये फार्मर फील्ड पे भी ली है हमने, यहाँ पे भी ली है। तो ये बताएं कि किसान के कितने अखराजात आएंगे, कितनी इनकम आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा उसको 1 एकड़ के हिसाब से? फ़ी एकड़ जो कास्ट है वो तकरीबन वो 30 से 35 हज़ार है, और इसकी जो वो पैदावार है अगर हम वो 10 मन भी लें, कम से कम 1 लाख से ऊपर फ़ी एकड़ पैसे बच जाएंगे। जी आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। किसान दाल माश लगा कर पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है उसको भी कम कर सकता है और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकता है। दाल हार्वेस्ट करने के बाद ये जो बाकियात बचती हैं इसको भूसा या हे कहते हैं। इसमें प्रोटीन 15% से भी ज़ायद होती है, जो जानवरों का बेहतरीन चारा है, और इससे जानवरों का दूध भी बढ़ता है और ये डाइजेस्टिबल फाइबर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। हमारे अक्सर किसान इसको ज़ाया कर देते हैं। पाकिस्तान में चने की एवरेज फ़ी एकड़ पैदावार 10 मन से भी कम है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको मियां आरिफ के पास लिए चलेंगे जो फ़ी एकड़ 30 मन से भी ज़ायद चने की पैदावार ले रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में चने की दाल और चना सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। हम 7 मिलियन टन सालाना चना और चने की दाल खाते हैं और दुनिया में चने के दूसरे बड़े इंपोर्टर हैं।
मकामी सतह पर सिर्फ 2,50,000 टन चना पैदा किया जाता है, जबकि 4,20,000 टन चना बैरून मुमालिक से इंपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में लिया, भक्कर, खुशाब और इसके अलावा थल, चोलिस्तान और बहुत से बरानी इलाकों में चना काश्त किया जाता है, मगर कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से मकामी जरूरत का चना मकामी तौर पर पैदा नहीं किया जा सका। हम 22 लाख एकड़ पर चना काश्त करते हैं और हमारे चने की फी एकड़ पैदावार 1200 किलो के करीब है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में 100% कम है। पाकिस्तान के 4 बड़े इजला लिया, भक्कर, खुशाब और झंग में चना काश्त किया जाता है। इसके बावजूद हम सिर्फ 30 से 40% ही ज़रूरत पूरी कर पाते हैं, बाकी इंपोर्ट किया जाता है। आमिर अमीन साहब चने की काश्त के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है हम चना मुकामी तौर पर क्यों पैदा नहीं कर पा रहे। सर, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो चना है, जिस तरह आपने बताया कि जिन अजला में काश्त किया जाता है, वहाँ पे बारिश का इशू, जिन इलाकों में बारिश हो जाती है वहाँ तो चने की पैदावार ठीक आ जाती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें किसान को ये बताना है कि आप इनको इरीगेटेड एरिया पर भी लेके आएँ, लेकिन किसान अभी तक अपना वो पुराना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकता। सर, किसने बताना है किसान को एजुकेट किसने करना है? जो हमारे इदारे एक्सटेंशन, इनको जाना चाहिए। हमारा जो काम है, हमारा काम है वैरायटी डेवलप करना, वो हमने की है और हम दे भी रहे हैं। उन वैरायटीज़ को लेके आगे चल के किसान तक लेके जाना, ये एक्सटेंशन वर्कर्स का काम है। जब वो टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंच जाएगी तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी पैदावारी टेक्नोलॉजी पे अडॉप्ट करते हुए फिर उसको उगाएं और उसको हम बेहतर पैदावार ले सकेंगे। जब तक ये सारी ट्राइका एक मिल के काम नहीं करेगी, ये पॉसिबल नज़र नहीं आता मुझे तो बहुत। चलें, एक्सटेंशन वाले तो अपना काम नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब है कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं कर रहे। चने की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए किसान को क्या करना चाहिए और पैदावारी टेक्नोलॉजी के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो उसको अच्छी ज़मीन जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, कराची ज़मीन में ये काश्त नहीं हो सकता। उसके बाद उसकी तैयारी है, उसमें DAP शामिल करें। यूरिया तो इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये फ़ज़ा से ले लेता है। उसके बाद इसमें जो है बीज जो है वो आपने किसी अच्छे इदारे से लेना है, सर्टिफाइड हो। उसके बाद इसको लाइनों में आपने कतार में इसके सोइंग करनी है इसकी, और इसकी जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर जितने भी हम बताते हैं उसको आपने अडॉप्ट करवाना है। बेस्ट टाइम कौन सा है सोइंग का? बेस्ट टाइम इसका ये अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का पहला वीक। ये डिपेंड करता थोड़ा सा एरिया टू एरिया। जब किसान के पास होता है चना तो ये 100 रुपये किलो बिक रहा होता है, और जब मंडी में चला जाता है तो 300 रुपये पे पहुंच जाता है। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह ही है। वो मोनोपोली है जी इम्पोर्टर्स की। इम्पोर्टर्स हजरात जो हैं वो अपने हिसाब से मार्केट को सारा चला रहे हैं। दूसरा आड़ती का इशू है। किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वक्त पे अपना इनपुट से ले सके। आड़ती से वो पैसे लेते हैं बचा के, आड़ती अपनी मर्जी से उनको पैसे देता है उसको। तो इस सारे सिनेरियो में हुकूमत कहाँ है जिसने प्रोटेक्ट करना है किसानों को? ये तो अब पॉलिसी मैटर है जी, इसको हुकूमत ही दे सकती है, हमारा तो ये मैंडेट नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। बुनियादी तौर पर रोल हुकूमत का ही है। जब तक हुकूमत प्राइस मैकेनिज़्म सेट नहीं करेगी दालों का, चने का, तब तक ये मार्केट स्टेबल नहीं हो सकती और हम इसी तरह इंपोर्ट पर ही गुजारा करेंगे। पाकिस्तान में दालों की फ़ी एकड़ पैदावार इंतहाई मायूस कुन है और तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत 100% कम है। हम इस वक्त मियाँ आरिफ साहब के पास पहुंच चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 40 मन चने की पैदावार ली है, जबकि हमारी नेशनल एवरेज सिर्फ 10 मन है। उनसे पूछते हैं कि किसान कहाँ गलती कर रहा है और किस तरह इस पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। जो हमारी जो दालों की पैदावार कम हो रही है उसमें हमारा एक तो मौसमियाती जड़ा हमारे असरात आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। बाकी जो दूसरे मुल्कों की निस्बत हमारे जो वैरायटीज़ हैं हमारे पास, हमारे अयूब सर चेरजरी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के पास बहुत अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं। सिर्फ जिम्मेदार को टेक्नोलॉजी देने की ज़रूरत है। क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह क्या प्रैक्टिसेस करें किसान की उनकी पैदावार आप जितनी आ जाए? दालों के जो मसलन मसूर और जो लेंटर अपने जो चना है, इसके जो है कि एक तो ज़्यादा लेट ना करें, इन टाइम लगाएं।
वो दूसरा जब क्या टाइम है सही इसका जो एंड अक्टूबर है चने का, और शुरू नवंबर जो है ना वो इसका मसूर का आइडियल टाइम है। जो हमारे बीज हैं, अगर उनकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है तो फिर आ नहीं रही पोटेंशियल, प्रोडक्शन अच्छी आ क्यों नहीं रही? वो इग्नोर करता है ज़िम्मेदार उसको ना, एक तो इन टाइम नहीं लगाता वो उसका। इसमें जब सोई करनी होती है ज़मीन का पत्थर बिल्कुल नरम पत्थर में लगाई जाए। फिर दूसरा है कि अगर मौसम खुश्क है तो लेंटल को, मसूर को एक पानी की ज़रूरत है और हल्की सी उसको खाद की ज़रूरत है। बजाई के वक्त एक बोरी DAP इस्तेमाल कर ले और उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं है। इस तरह ही चना है, देसी चना है या उसको तो बिल्कुल ही पानी, अगर अच्छी फसल है ज़मीन है तो उसको पानी ना लगाए, बिल्कुल बगैर पानी के रहने दे। फिर जो काबली है काबली को एक पानी लगा दे और इससे बेहतरीन पैदावार आएगी। लेकिन पानी कब लगाना है, किस वक्त लगाना है? पानी उसको लगाना है 60 दिन के बाद। अच्छा, एक पानी से ये पूरी पैदावार दे देता है? वो पूरी पैदावार दे देता तो जब गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे आजकल मार्च अप्रैल में हीट ज़्यादा होती है, तो फिर इसको प्रॉब्लम नहीं होता? कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मसूर को एक पानी दे लें 60 दिन बाद, देसी चना उसको बिल्कुल ना दे पानी, और जो काबली चना है उसको एक पानी दे लें 60 दिन बाद। सर, खादों की बात की जाए तो चने को और मसूर को कितनी खादों की ज़रूरत होती है? चने और मसूर को सिर्फ सोइंग टाइम एक बोरी DAP की, और जब पानी देना हो ना तो फसल को देख लें, अगर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो आधी बोरी यूरिया दे लें या एक बोरी अमोनियम नाइट्रेट की दे लें। अगर कम है तो फिर उसको यूरिया की सालम बोरी दे दें। मियाँ साहब, चना काश्त करने वाले किसान का फी एकड़ खर्चा कितना आता है और उसको मुनाफा कितना आ सकता है? जो इस साल हम अपनी फसल देख रहे हैं ना, तो कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उसमें खर्चा हमारा जो है मैक्सिमम जो 50,000 पर एकड़ है, और उसके तो करते हैं कि उसके आएगा 3,50,000 आमदन होगी, जिसमें अगर 50,000 को मुनाफा कर लें तो 3 लाख रुपये प्रॉफिट पर एकड़ की हम तो करते हैं। चलें जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। फ़ी एकड़ 3 लाख रुपए मियाँ साहब प्रॉफिट कह रहे हैं, और कोई ऐसी फसल नहीं है जिससे फ़ी एकड़ किसान 3 लाख रुपए कमा सके। इसलिए किसानों को इस तरफ आना चाहिए और दालें, चना काश्त करना चाहिए, ताकि हम जो 60% इंपोर्ट कर रहे हैं उसको ख़त्म किया जा सके। दीगर फसलों की तरह पाकिस्तान में दालों की फ़ी एकड़ पैदावार भी इंतहाई मायूस कुन है। हमारे किसान जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से नावाकिफ हैं। आइए आपको दालें पैदा करने वाले मुख्तलिफ ममालिक की पैदावार का मुआजना दिखाते हैं। इंडिया दालें पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां सालाना 28 मिलियन टन दालें पैदा की जाती हैं। इंडिया मुल्क की जरूरियात पूरी करने के बाद 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दालें एक्सपोर्ट भी करता है। फी एकड़ पैदावार की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे आगे है। पाकिस्तान के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की दालों की फी एकड़ पैदावार 200% से भी जायद है। कनाडा दालों की एक्सपोर्ट के लिहाज से दुनिया का बड़ा मुल्क है, जो सालाना 3.2 अरब अमेरिकी डॉलर की दालें एक्सपोर्ट कर रहा है। मौजूद मौसम होने के बावजूद पाकिस्तान सालाना सिर्फ 1.3 मिलियन टन दालें पैदा कर रहा है, जो मुल्क की जरूरियात का सिर्फ 40% है। 60% बैरून ममालिक से इम्पोर्ट की जा रही है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इंपोर्ट दाल मसूर की है। दुनिया में दाल मसूर की फी एकड़ पैदावार 20 मन से भी जायद है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ 4 मन फी एकड़ पैदावार ली जा रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। इस वक्त हम सादिया कोकब साहिबा के पास पहुँच चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि फी एकड़ पैदावार कम होने की वजूहात क्या है। अगर हम मतलब मसूर की बात करें तो हमारी 2017-18 में 19,000 एकड़ पे ये लग रहा था, जो कि अब 2021-22 के डाटे के मुताबिक ये सिर्फ 2,000 एकड़ पे रह गया है। ये सिर्फ हम पंजाब की बात कर रहे हैं। क्या वजह सुकड़ क्यों रही? इसकी मेजर वजह यही है कि ये सियालकोट, नारोवाल वाली डिस्ट्रिक्ट में मतलब ये इसके कोर एरियाज थे। उन जगहों पे पहले पानी नहीं था, बारानी एरियाज थे। जैसे ही वहाँ पे पीटर इंजन आए तो लोग कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो गए, जैसे गंदम की तरफ शिफ्ट हो गए, राइस की तरफ शिफ्ट हो गए, तो इन क्रॉप्स को लगाना छोड़ दिया, क्योंकि ये थोड़ी सेंसिटिव क्रॉप है। और दूसरा ये कि इसमें मेजर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो हार्वेस्टिंग पे मतलब मौसमियाती तब्दीलियाँ इनको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जबकि मेजर क्रॉप्स को उतना इफेक्ट नहीं करती। क्या असरात मुरतब होंगे अगर आहिस्ता आहिस्ता ये रकबा सुकड़ता गया और फिर बिल्कुल ख़त्म? जैसे हम पहले ही इतना इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो फिर ये कि हम मज़ीद सारा इंपोर्ट पे ही हम डिपेंड करेंगे, हम डोमेस्टिक तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे।
क्या इकदाम करें किसान तो वो 4 से उठ के 29 मन पे पहुंच जाएं? सबसे पहला बेसिक जो इशू है वो हमारा सर्टिफाइड सीड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। लोग सर्टिफाइड सीड ने यूँ किसी करियाना स्टोर से लेके लगा लिया, मिक्सचर लगा लिया। उसके अलावा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हम देते हैं उनको फॉलो करें। क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बताएं? क्या टाइम से लगाएं, इन टाइम लगाएं। अक्टूबर का एंड ऑफ वीक जो है, अक्टूबर का एंड ऑफ वीक और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर जो है, ये इसका आइडियल टाइम है सोइंग का। उसके बाद वीड्स हैं, वीड्स को प्रॉपर मैनेज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जड़ी बूटियों को तल्फ करना ज़रूरी है। बिल्कुल, जड़ी बूटियों को तल्फ करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप प्री इमर्जेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम पेंडीमेथिलीन, टॉप मैक्स, डुआल गोल्ड, 3 तरह के ऑप्शन हैं आपके पास। ये तीनों तरह की करें तो प्री इमरजेंस में जो बीज है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा? नहीं जाता। वीड्स का मेजर इशू है। वीड्स के लिए हम प्री इमरजेंस जो है वो हमारी मतलब हैं इस टाइम अवेलेबल हैं, वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें 30 से 40 दिन जो है वो किसी किस्म के मैनुअल वीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो हमारा बहुत बड़ा मेजर इशू हार्वेस्टिंग पे है वो मैकेनाइजेशन का है। हमारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है पल्सेस की, जिसमें हम थ्रेशिंग कर सकें, उसकी हार्वेस्टिंग कर सकें। ये 3 मेजर इश्यूज जो हैं, इनकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स जो है अवॉइड करते हैं दालों को। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत और हवा में नमी मुख्तलिफ होती है। इसी वजह से दाल का चुनाव इलाके के हिसाब से किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कौन सी दाल की किस्म किस मौसम में, किस महीने में लगाई जा सकती है। पाकिस्तान में मौसम के लिहाज से साल भर मुख्तलिफ दालों की काश्त की जा सकती है। दाल मूंग की काश्त मार्च, अप्रैल और जून जुलाई में भक्कर, लैया, रावलपिंडी और मियांवाली के इजला में की जाती है, जबकि इसकी काश्त पूरे पाकिस्तान में कामयाबी से हो सकती है। दाल माश की काश्त भी साल में 2 मरतबा मार्च, अप्रैल और जुलाई अगस्त के महीनों में की जा सकती है। गुजरात, नारोवाल, रावलपिंडी, सियालकोट और जेहलम में इसकी काश्त बड़ी कामयाबी से की जा रही है। दाल माश की काश्त के लिए पाकिस्तान भर का मौसम मौजू है। चने की काश्त सितंबर से नवंबर तक मगरबी पंजाब, थल के सहरा और शमाली पंजाब के बारानी इलाकों में की जा सकती है। चने की फसल भी पूरे पाकिस्तान में काश्त की जा सकती है, मासवाए शमाली इलाका जात के। दाल मसूर की काश्त अक्टूबर से नवंबर के दौरान टोबा टेक सिंह, जंग, चन्योट, लैया, खानेवाल, शेखुपुरा, भक्कर, खुशाब, चकवाल, सरगोदा और मियांवाली में की जाती है, जबकि बर्फानी इलाकों के अलावा ये दाल भी पाकिस्तान भर में काश्त की जा सकती है। वक्त हुआ है मुख्तसर ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह दालें पैदा करने वाला किसान माफिया के हाथों बेबस है। किस तरह किसान से 100 रुपए में खरीदा गया चना मार्केट में 300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम सालाना दालों के ज़ेरे काश्त रकबे में 6.2% कमी कर रहे हैं। आइए चंद किसानों से पूछते हैं कि उनके आखिर मसाइल हैं क्या, क्यों वो दाल लगाना छोड़ते जा रहे हैं। जब हमने ये दाल चना फ़रोख्त किया था तो उस वक्त इसका रेट 6,000 रुपये फ़ी मन था, और अब इसका रेट 8400 रुपये फ़ी मन है। तो इस साल जब भी होता है गरीब किसान को होता है। ये थल का इलाका है, यहाँ पे चने की काश्त होती है। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो चने की काश्त है वो इस थल बारानी एरिया में होती है। लेकिन हमें देखिए कि हमें रेट्स क्या मिलते हैं। हमने जब ये इसकी काश्त की है चने की, तो तब हमने 30-30 हज़ार रुपये के बीज लिए थे। तो काश्तकार के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, काश्तकार तो बेचारा मर गया है। इस वक्त हमारे साथ दाल काश्त करने वाले किसान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है वो दाल से क्यों मुतनफ़र होते जाते हैं। असल में बेसिकली बहुत सारे रीज़न्स हैं जिस वजह से हमने दाल काश्त करना कम कर दी है। नो डाउट थोड़ी बहुत अब भी काश्त करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतनी करते हैं कि हम खुद खा सकें, कमर्शियल बेसिस पे नहीं। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ प्राइस, सबसे पहले ज़मींदार को, कोई भी किसान है, कोई भी फार्मिंग करता है, उसके साथ उसको प्रॉफिट अर्न करना मार्जिन बेसिक मेजर उसका फैक्टर ये होता है। हमें रेट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते, कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। जब किसान की यील्ड मार्केट में आती है तब रेट बिल्कुल बॉटम लाइन पे चला जाता है, और जब उसके कोई 2-4 माह बाद हम उसको मार्केट से परचेज़ करते हैं तो रेट बूम पे होता है। मेन वजह सबसे ये है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जब हम दूसरी फसलें देखते हैं फार्मिंग, तो उसके अंदर एक हमें हैंडसम अमाउंट मिल रही होती है। ये एक बेसिक वजह है जिस वजह से हमने दालों की काश्त कम कर दी है। और अब करंट सिनेरियो में जब डॉलर इंतहा से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, हमारी पेस्टिसाइड की रोज़ बरोज़ रेट लिस्ट चेंज हो रही हैं ऊपर। जब हमने वो सबको रीपे करना होता है तो हमारे पास एक ही वाहिद हल होता है कि अपनी
जो अजनास हैं उसको सेल आउट कर दें। आप बताएं कि आपने लास्ट टाइम कौन सी फसल लगाई थी और कितने में मार्केट में फ़रोख्त की? हमने लास्ट टाइम मूंग की फसल लगाई थी और वो जो हमसे बची थी ना घर के अखराजात से ज़्यादा, वो 8,000 रुपये मान सेल की थी। अब उसका मार्केट में रेट तकरीबन 20-21 हज़ार रुपये मान है। यानी ये डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो इतना प्रॉफिट कौन ले रहा है? इसका सब जो प्रॉफिट है मिडल मैन ले रहा है। जी बिल्कुल सही। जो मुनाफा है वो बुनियादी तौर पर दुकानदार और मिडल मैन कमा रहा है। आइए आपको पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ किसानों से मिलवाते हैं जो दालें काश्त करते थे मगर अब वो इसे छोड़ चुके हैं। क्या वजह है, क्यों दालें छोड़ दी? बस इसमें कई प्रॉब्लम आए थे, कुछ मार्केट का, उस वजह से ये मैंने तरक कर दिए हैं बीज नहीं। मार्केट का क्या प्रॉब्लम है? रेट नहीं अच्छा मिला था। तो फिर क्या रेट मिला? बहुत कम रेट मिला, तकरीबन 7-8 हज़ार को मन। तो इसको अब मैं छोड़ के तो ये कनोले की काश्त करनी शुरू कर दी है। कनोला बहुत अच्छी क्रॉप रह रही है। अब मैं काफ़ी सालों से इसी पे ही फोकस कर रहा हूँ। पाकिस्तान में एक अलमिया ये भी है कि यहाँ मेहनत किसान करता है और मुनाफा मिडलमैन और दुकानदार कमा रहे होते हैं। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में दालों की कम से कम प्राइस हुकूमत की तरफ से मुतय्यन की जाती है और अगर उससे कम मार्केट में प्राइस मिले किसान को तो किसान हुकूमत को वो फसल बेच सकता है। मगर पाकिस्तान में किसान मुकम्मल तौर पर माफिया के हाथों खेल रहा है। आइए आपको चंद दालों का मुआवजा दिखाते हैं कि किसानों से किस कीमत में खरीदी गई और आज मार्केट में किस रेट पर फरोख्त की जा रही हैं। गुज़श्ता सीजन में सफ़ेद चना किसानों से 160 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदा गया, जबकि मार्केट में 450 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। दाल चना 190 रुपए में खरीदी गई, जबकि इस वक्त मार्केट में कीमत 300 रुपए से भी जायद है। दाल माश की कीमतें खरीद 220 रुपए, जबकि मार्केट में 350 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। दाल मूंग की बात करें तो किसानों से 200 रुपए तक खरीदी गई और अब मार्केट में 450 रुपए तक फरोख्त हो रही है। ये चने का एक सेहतमंद पौधा है जिससे फी एकड़ 40 मन तक पैदावार की उम्मीद की जा सकती है, जबकि ये बीमार पौधा है जो 5 से 10 मन पैदावार देगा और हमारे अमूमन किसान इतनी ही पैदावार ले रहे हैं। पाकिस्तान में जड़ों की फफूंदी और पत्तों का झुलसाव आम बीमारियां हैं जो दालों की पैदावार कम करती हैं। आइए आपको दालों की बीमारियों के माहिर के पास लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनका क्या इलाज है। हमारे साथ दालों की मुख्तलिफ बीमारियों की माहिर डॉक्टर आसिया मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि कौन सी बीमारियां हैं जो फसल को ख़राब करती हैं। चना और मसूर पे दो बहुत अहम बीमारियां हैं, एक का नाम है पत्तों का झुलसाव और दूसरी का नाम है पौधों का मुरझाव। ये दोनों बीमारियां जो हैं एक मखसूस दर्जा हरारत और टेम्परेचर पर आती हैं और इसमें जो झुलसाव की बीमारी है वो जनवरी के महीने में आती है, जब आपका क्लाउडी वेदर होता है, रेनफॉल का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो उसके लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो किसान को हमेशा जो है वो गूगल ऐप के ज़रिए वेदर फोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रिकॉशनरी या प्रोटेक्टिव स्प्रे जो है वो कर देना चाहिए। किस चीज़ का? अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन एंड डाइफेनाकोनाज़ोल, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्टिव मेजर। 1 एकड़ में कितनी क्वांटिटी रखेंगे इसकी? 200 ml आप रखेंगे। और इस बीमारी का दूसरा हमला होता है जब पौधा जो है वो पॉडिंग स्टेज पे आते हैं और उसमें जो है दोबारा से टेम्परेचर डिज़ीज़ को फेवरेबल मिलता है और दोबारा से हमला होता है और इस वजह से इसमें काफ़ी यील्ड लॉस हो जाते हैं। तो इन दोनों बीमारियों में हमेशा मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप जो अपना बीज है उसको मुनासिब फफूंदी कश जहर लगाकर फिर आप बिजाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो इसके नुकसानात को कम किया जाए। जी, इसके अलावा कौन सी बीमारियाँ? इसके अलावा अगर हम ख़रीफ की फसलों की बात करें तो उसमें मूंग और माश पे बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीमारियां जो हैं वो वायरसी बीमारियां हैं जिसमें पत्तों का पीलापन होता है और इसके अलावा पत्ता मरोड़ वायरस। ये दोनों बीमारियां जो हैं वो किसी भी फंजीसाइड से या बैक्टीरियासाइड से कंट्रोल नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक वेक्टर है, वाइट फ्लाई, उसके ज़रिए फैलती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने उस वेक्टर को कंट्रोल करना है और उसके लिए जो है आप बुप्रोफिजिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहबा, मूंग और माश की फसल में
जड़ों की बीमारियां कौन कौन सी हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मूंग और माश में जड़ की बीमारियां जो हैं वो एज ए डिज़ीज़ कम्प्लेक्स आती हैं। उसमें मैक्रोफिमीना फेजियोलिना है जो जड़ का गिलाव काज करती है। इसके अलावा फ्यूजेरियम विल्ट है और इसके अलावा राइजोक्रोनिया सोलैनी है। ये तीनों मिलके कम्प्लेक्स की सूरत में पौधे पे हमला आवर होती हैं और उसका जो जाइलम का रास्ता है वो ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से पौधे को पानी और नमकियात की तरसील रुक जाती है और पौधे की उस तरह बढ़ोतरी नहीं हो पाती और इसकी वजह से पैदावार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर काश्तकार अब फूड मैन्योरिंग करता है और डे बाय डे अपनी क्रॉप को देखता है तो उसको चाहिए कि ऐसी कंडीशंस आने से पहले, ऐसा टेम्परेचर फेवरेबल डिजीज़ कंडीशन आने से पहले वो वहाँ पे कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकता है, उससे सारा कंट्रोल हो जाएगा। हाँ जी जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये थी मुख्तसर किस्म की बीमारियां दालों की और उनका इलाज। दालों की मुख्तलिफ सुंडियाँ कौन कौन सी हैं और फसल को उनसे कैसे महफूज करना है, ये जानने के लिए माहिर हशरात अली अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसान फसल को कैसे महफूज कर सकता है सुंडियों से। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा हमारी जो मेन दालें हैं 4-5, उनमें कौन कौन सी सुंडियों का अटैक आ सकता है? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी सर्दियों की दालें हैं, चने और मसर, इसमें मसर तो बिल्कुल ही कोई किस्म का कीड़े का अटैक नहीं होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब फसल बिजाई के दौरान सीडलिंग स्टेज पे आती है उस टाइम मसर पे और चने पे जो सी कट वर्म है, चोर कीड़ा उसको हम कहते हैं, कि वो अफेक्ट करता है। रात के टाइम में आता है, एक्टिव होके जस्ट बेसल स्टेम के करीब से काट देता है, फिर चला जाता है। उसका हम ये करते हैं हल, या तो हम उसको डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग के लिए हम परमेथ्रिन पाउडर और उसके अंदर 8 से 10 केजी जो राख है, लकड़ी का बुरादा है, उसको मिक्स करके हम उसकी कर देते हैं ब्रॉडकास्टिंग, तो उससे उसका जौन सा डैमेज है वो कंट्रोल हो जाता है। मूंग में कौन कौन सा अटैक करता? सुंडी लग जाती है जो पत्तों को खुर्च के खा रही होती है, उसको हम लश्करी सुंडी कहते हैं। लश्करी सुंडी की कोई माशी हद नहीं होती है। अगर ये पैचेस में भी आ जाए तो फार्मर को हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपने पूरे 1 एकड़ पे लेफ्टनिरान जो है जहर 200 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है और उसकी बल्क में अगर आप जाएं। इसका ETL लेवल किस स्टेज पे आता है? इसका ETL लेवल, लश्करी सुंडी का ETL लेवल है नहीं। जब आप इसका मुशाहिदा करें, आपके फील्ड में है तो आप इसको अप्लाई कर दें। हाँ, अलबत्ता जो पिछला हम चिकपी की बात कर रहे थे उसमें 5 लार्वे अगर आपको 25 प्लांट्स पे यानी कि पॉट्स पे नज़र आते हैं तो फिर आप उसके अंदर सिफारिश करदा जौन सी जहर है, क्लोरेंटेनिप्लोर जहर है, फ्लूबेंडामाइड है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मर की पेस्ट स्काउटिंग का हम एक टूल उसको बताते हैं कि आप देखें कि फार्मर कहता है कि मेरी क्रॉप है भी ठीक विजुअली, लेकिन इसके फ्लावर शेडिंग हो रही है, तो उसमें हम एक ब्लैंक वाइट पेपर शीट को उसको कहते हैं कि आप 4 या 5 फ्लावर रैंडमली उसको शेक करें। अगर उसके ऊपर आपको 7 या 8 स्ट्रिप्स नज़र आ रहे हैं देन आपने इसको स्प्रे करना है। और स्प्रे के लिए एक ही हम उसको स्प्रे ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप की जहर बताते हैं, डाइमेथोएट, जो पहले बैन हो गई थी लेकिन अब दोबारा आ रही है मार्केट में और बहुत चीपर और माकूल प्राइस में अवेलेबल है, तो वो आप उसको 400 ml फी एकड़ के हिसाब से ये तजवीज़ कर सकते हैं कि वो अपना मूंग की फसल पे स्प्रे करें। जी सर, बहुत शुक्रिया। किसान बर वक्त पेस्ट स्काउटिंग करके आइडेंटिफाई करके पेस्ट को और स्प्रे करे तो वो नुकसान से बच सकता है। चंद साल कबल पाकिस्तान में सालाना फीकस दाल की खपत 14 किलो थी, जो अब कम होकर 7 किलो तक आ चुकी है। दाल पैदा करने वाला किसान मुश्किल से अपने अखराजात ही पूरे कर पाता है, मुनाफा मिडलमैन कमा रहा है। प्राइस कहाँ तय होती है किसी को मालूम नहीं। दीगर ममालिक की तरह हुकूमत पाकिस्तान को भी दाल पर कम से कम सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए ताकि किसानों की हौसला अफजाई हो सके। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाजरा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में साइम रशीद साहब ने ज़री हालात हाज़ा पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। साइम साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। फरमाइएगा कि इस वक्त यूरिया की कीमतें जो है मार्केट में स्टेबल हो गई हैं, क्या माजरा ये? बेंजामिन साहब, ऐसा है कि यूरिया की कीमत जो कि आज से 1 माह कबल 3500 तक पहुंच गई थी,
लेकिन अभी डिमांड में इसकी कमी आने की वजह से, क्योंकि गंदम की फसल में यूरिया का इस्तेमाल बंद हो गया है, मकई अभी छोटी है, लग रही है, लेकिन उसका एरिया बहुत कम होता है गंदम के मुकाबले में, तो इस वक्त सरप्लस स्टॉक मौजूद हैं और यूरिया की कीमत इस वक्त मार्केट में 2750 से 2800 तक आ चुकी है, जो कि इससे पहले 3500 तक पहुंच चुकी थी। साइंस साहब, महकमा ज़राअत की एक रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से जो गंदम की फसल है उसको तकरीबन 7 लाख एकड़ मुतासर हुई है गंदम की फसल। तो क्या कहेंगे, हमारी पैदावार कितनी मुतासर होगी? बिरयामी साहब, इस पर फिर वही बात है कि क्रॉप रिपोर्टिंग जो डिपार्टमेंट है उसका हाल भी महकमे के दीगर डिपार्टमेंट की तरह बहुत ही फिरसोदा हो चुका है, रंग आलूदा हो चुका है। ये फील्ड में जाते नहीं है, ये अपनी असेसमेंट की बेस पे महकमा मौसमियात की रिपोर्टें देखते हैं कि किस इलाके में कितनी बारिश हुई है और वहाँ पे कितने एकड़ पे गंदम लगती है। उसी रिपोर्ट की बेस पे एक अपना सेल्फ क्रिएटेड एनालिसिस करके ये रिपोर्ट दे देते हैं। जो हमारा महकमा ज़राअत पूरे पाकिस्तान का डेटा देता है उसमें झूठ बोला जाता है। झूठ सरकार को खुश करने के लिए, सियासी गवर्नमेंट्स को खुश करने के लिए बोला जाता है। उसमें बताया जाता है कि हम इतने मिलियन टन पैदावार ले लेंगे। इस तरह भी ये कह रहे हैं हम 28 मिलियन टन पैदावार ले लेंगे, लेकिन आप इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मेरी एस्टिमेशन है तो ये बाकी तो फिर बड़ा लार्ज स्केल पे हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम गंदम। देखें, लार्ज स्केल पे तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं। इस साल भी आपने 12 लाख टन इंपोर्ट की है और अभी मजीद अब गंदम आनी शुरू हो गई है और लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। चावल की पैदावार बेहतर हुई है, राइस आपका हिस्सा बन चुका है खुराक का। साइम साहब, कपास हमारी बड़ी अहम फसल थी जिसे हम एक्सपोर्ट करके बड़ा कीमती ज़ेवर मुबादला कमाते थे, तो गवर्नमेंट ने उसके रिवाइवल के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। 1000 रुपये फ़ी एकड़ बीज के लिए सब्सिडी दी है। क्या ये किसानों के साथ मजाक नहीं है? ये सर वही सब्सिडी है जो आटे पे दी जा रही है जनाब। ये जलील करने की बात है। कपास के साथ हुकूमत 2015 से लेकर अब तक सौतेली माह वाला सलूक कर रही है। कपास हमारी एक्सपोर्ट की बुनियाद है और इसके ऊपर तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए थी जो कि एक कम्पिटेंट बंदे की ज़ेरे निगरानी होती। इस वक्त जो आपके साउथ पंजाब के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं साकिब अली तीर, बहुत कम्पिटेंट बंदे हैं, लेकिन कम्पिटेंट बंदे के बाद भी इख्तियार नहीं होगा, पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, वो क्या कर लेगा? साइम साहब, ये सेल कर रहे हैं बीज, ये गैर सरकारी तौर पे कर रहे हैं या सरकारी तौर पे फ़रोख्त किया जा रहा है? देखें, सरकारी तौर पे तो किसी भी अदारे के किसी फ़र्द वाहिद को कोई चीज़ करने का इख्तियार नहीं है, अदारा कर सकता है। ये तो रात की तरीके में जो काम भी होता है सर, वो गैर कानूनी होता है रात। सैम साहब, इस वक्त गंदम अक्सर इलाकों में तैयार हो चुकी है और किसान जो है वो गंदम काट रहा है, तो बीच में एक जो अंसर आ रहा है मिडल मैन का, वो बाइंग कर रहा है किसान से और बाद में उसे मार्केट में सेल कर रहा है। तो गवर्नमेंट का कोई मैकेनिज्म है, कोई कंप्लेंट सेंटर, कोई ऐसा नंबर जिस पे फार्मर रजू करके मिडल मैन को जो है वो माइनस कर सके? जी, गवर्नमेंट के तमाम मैकेनिज्म मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका हाल जंग आलूद मशीनरी की तरह है कि वो काम ही नहीं करते। मार्केट में लाहौर में 3 दिन पहले आप अगर रेट देखें गंदम का, तो 4410 रुपये में गंदम की मार्केट में पहुंच चुकी थी। इसका मतलब हो गया कि मिडिल मैन तो अभी से दिहाड़ी लगाने लग पड़ा है। ये साइम साहब, असलम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौसम भी आजकल बड़ा अजीब सा हुआ है पाकिस्तान भर में। उनसे पूछते हैं कि अगला हफ्ता मौसम कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ बारिशें मतवक्के हैं। जी चौधरी साहब, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह होगी। सुबह पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन अपर पंजाब जिसमें सरगोदा, पोठवार रीजन, लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न शामिल है, इनमें बारिश हो सकती है और कहीं कहीं पे ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। जबकि जनूबी पंजाब में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। सुबह सिंध की बात की जाए तो पूरे सुबह सिंध में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सुबह बलूचिस्तान में कोयटा, सिब्बी, ज़ोब, नसीराबाद डिवीज़न में बारिश होने का चांस है। KPK में पेशावर समेत मालाकंड, मर्दान, पेशावर इन डिवीज़न में बारिश होगी और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी असलम साहब, बताइएगा कि दर्जा हरारत जो है अगले हफ्ते किस जगह पे कितना रहने के इम्कान हैं? जी, टेम्परेचर की बात की जाए तो इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जबकि कोयटा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित बल्तिस्तान में 18 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर जाने का इम्कान है। जी असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साइम साहब, अप्रैल में पूरा जो 2 हफ्ते हैं अप्रैल के, यानी 1 से 15 अप्रैल तक बारिशें मतवक्के हैं पाकिस्तान भर में। तो गंदम की फसल तो अभी 90% जो है वो हार्वेस्ट होनी है, तो क्या बनेगा किसान?
बेंजामिन साहब, सूरत हाल ये है कि बारिशों की वजह से गंदम की फसल में मज़ीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। एक जो गिरी हुई फसल है उसकी तबाही बढ़ जाएगी, और जो फसल आपकी इस वक्त खड़ी है वो गिरने का चांसेस है, यानी कि हमारे जो लॉसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और फार्मर को जिस तरह पिछली मरतबा तजवीज़ दी गई थी कि आप अपने खेतों के अंदर निकास की सूरत हाल का अरेंजमेंट करें, नालियाँ खोदें और उनको पानी को निकालें बाहर, कोशिश करें कि पानी आपकी खेत में खड़ा ना होने पाए। इसके अलावा पोटाश का, अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाएं ताकि आपकी फसल जो गिर चुकी है या खड़ी है वो महफूज रहे मौसम के दबाव से। जी साइम साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।